बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा सुहेल और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आगाज़ करेंगे जी। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब आलमी मीडिया को इंटरव्यू दिया है उन्होंने, और चेयरमैन पीटीआई का इंसानी हकूक से मुतालिक प्रोपेगेंडा जो है वो झूठा करार दिया है। 9 मई के जिम्मेदारान को जो है वो कहते हैं कि कानून के मुताबिक सजा मिल रही है। इसके अलावा मरीम नवाज साहिबा ने आज़ाद कश्मीर में जलसा किया है, वहाँ पर इंतखाबी कैंप आ रही थी और एज यूजली खान साहब पर जो है वो काफ़ी तनकीद जो है वो उनकी तरफ से की गई है। इसके अलावा मौलाना फजल रहमान साहब ने भी बात की है, तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात ना पहले हो रहे थे और ना ही अब करेंगे। यकीनन आपको याद होगा कि मौलाना साहब तब भी इन मुज़ाकरात के खिलाफ थे जबकि बाकी जमातें बैठकर जो है वो मुज़ाकरात कर रही थी खान साहब के साथ, तब भी उन्होंने कहा था कि वो मुज़ाकरात में नहीं बैठेंगे। असद कैसर साहब ये कहते हैं कि वो पीटीआई के साथ ही हैं और हुकूमत अगर माहौल ठीक करे तो संजीदा जो मुज़ाकरात हैं उसके लिए वो बिल्कुल तैयार हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया जी कि सियासी मसाइल मुज़ाकरात और इत्तफाक़ राय से हल हो सकते हैं। तवक्को है कि सियासी जमातें एक तारीख पर मुल्क भर में इंतखाबात पर जो है वो मुत्तफिक हो जाएंगी। एक हुक्मनामा भी आज जारी हुआ है जी, और वो ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जजेस के रिमार्क्स नशर करने पर पाबंदी लगा दी है। केस का सिर्फ तहरीरी हुक्म ही चलेगा और किसी जज की तस्वीर या नाम जो है वो भी ऑन एयर नहीं किया जा सकेगा। ये किस तरीके से होगा, किस तरीके से इसके ऊपर रिपोर्टिंग हुआ करेगी, इस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा मेयर कराची का मामला है जी। मेयर कराची के लिए मुर्तज़ा वहाब पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे। दूसरी तरफ से आपको पता ही है कि हाफिज नईमुर रहमान साहब कराची के उम्मीदवार हैं जमात इस्लामी की तरफ से। यहाँ पर क्या मामला तय पाता है, किस तरीके से चीज़ें जो हैं वो सुलझ पाएंगी, इस पर भी करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, क्या हाल चाल? जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? खैरियत से? जी मैं ठीक हूँ बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह जी। बुखारी साहब सबसे पहले मेरे ख्याल में आगाज़ कर लेते हैं, शहबाज शरीफ साहब चूँकि बाहर हैं, टर्की भी वो गए और वहाँ पर जो तकरीब थी वहाँ पर वो पहुँचे, आम शाम भी लेके गए हैं। काफ़ी जो वीडियो है वो वायरल हुई भी है। बहरहाल उन्होंने आलमी मीडिया को इंटरव्यू दिया है जो कि इस वक्त काफ़ी जिस पे बात हो रही है, और उन्होंने भी कोई क्लैरिफिकेशन जो है वो करने की, मेरे ख्याल में जो बयानिया खान साहब की तरफ से बनाया जा रहा था उस पर ये इंटरव्यू, उसका जवाब देना या रिएक्शन जो है वो ज़रूरी था। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा, ये बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, इसलिए कि उनकी मुल्क से गैर हाज़िरी के दौरान भी और उससे पहले भी फ़ॉरेन मीडिया के ऊपर जो इंटरव्यूज़ दिए गए हैं ख़ास तौर से पार्टी के लीडर की तरफ से, उनमें पाकिस्तान का जो नक्शा पेश किया जा रहा है वो यानी जो मनफी इमेज प्रोजेक्ट हो रहा है, जैसे कि इस मुल्क में सिवाय ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के और कोई काम हो ही नहीं रहा है। पूरी हुकूमत भी लगी हुई है, पूरी एजेंसीज भी लगी हुई हैं कि जी वो गरीब किस्म का मंजरनामा प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो पहली मरतबा मेरे ख्याल से डायरेक्टली रिस्पॉन्ड किया है शहबाज शरीफ साहब ने उनको, और उन्होंने 2-3-4 बातें ऐसी की हैं जो मेरे ख्याल से जिनमें लॉजिक बनती है। वो ये कि कोई भी मुल्क बर्दाश्त नहीं कर सकता है कि उसकी सालमियत पर हमला हो और फिर कोई उनको पूछे ना, ये बताए मुझे कहाँ होता है, कहीं भी नहीं होता ये। इसके बारे में अब कोई इबहाम नहीं है कि जो कुछ भी 9 मई को हुआ वो मुल्क की सालमियत पर, मुल्क के दिफाई तनसीबात पर, मुल्क की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर हमला था। हमला ना इससे पहले कभी तारीख में हुआ और ना हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा कभी ये होगा। ये इतना घिनौना जुर्म है जिसकी दोबारा होने की इजाज़त नहीं दी जा सकती और कोशिश की जा रही है, और मुझे लगता है कि ऐसा सीरियसली इस मामले को लिया जा रहा है कि आइंदा कोई दोबारा जुर्रत ना कर सके। जो पार्टी के जो रहनुमा हैं उनका जो रवैया है वो ये है कि वो एक सांस में कहते हैं कि यानी अमेरिका जो है वो हमारा मुखालिफ है, अमेरिका का साइबर वाला वो जो साइफर वाला जो मामला है वो आपके सामने है, और आज जो सूरत हाल है उसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है, और वो ये है कि एब्सोल्युटली नॉट कहने वाले लोग किस तरह से अमेरिकनों के तरले कर रहे हैं, किस तरह अमेरिकनों से भीख मांग रहे हैं, हेल्प मी अमेरिका की, आप सोच नहीं सकते। मुझे तो देख के शर्म आ रही है, मुझे समझ नहीं आती कि करने वालों को क्यों शर्म नहीं आ रही है। ये वही अमेरिकन है ना जिनके बारे में हमें ये यकीन दहानी कराई गई थी कि उन्होंने साजिश की है, और ये कि ना हम गुलाम हैं, ये मैंने तो नहीं कहा था ना। वो कहने वाले अब चाहे वो आतिफ खान है, चाहे वो सजाद बरकी साहब है, ऑलमोस्ट बेगिंग द अमेरिकन्स। ये मेरे ख्याल से इससे पहले पाकिस्तान में सूरत हाल कभी नहीं रही। सिर्फ एक करारदाद के लिए कि वो सिर्फ एक करारदाद पेश कर दें या बयान दे दें, सिर्फ बयान देने के लिए तरले किए जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि ये मुनासिब था कि प्राइम मिनिस्टर साहब इसको रिस्पॉन्ड करते, और कोशिश की जानी चाहिए कि ये जितने झूठ बोले जा रहे हैं इनकी साथ के साथ वजाहत की जाए। और मुझे खुशी है इस बात की कि पाकिस्तान का मीडिया भी कर रहा है ये काम, और पाकिस्तान की हुकूमत भी ये काम कर रही है। दूसरी बात यह है कि अब इससे ज़्यादा इजाज़त नहीं दी जा सकती कि आप इससे आगे जाएं,
और उसका मंतकी नतीजा ये निकल रहा है कि फिजल आउट हो रही है पार्टी हर गुजरते दिन के साथ। आप देख रही हैं किस तरह उनके लोग उनका साथ छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। ये पार्टी के बारे में मेरा पहले भी यही राय थी, मैं आज भी इसी राय के ऊपर कायम हूँ कि ये फसली बटेरों के ऊपर तश्कील पाई थी, और वो फसली बटेरे जो ही देखा कि मौसम तब्दील हो रहा है वो उड़ उड़ के जा रहे हैं और हर रोज़ 9-10 बंदे उड़ारी मार रहे हैं। लिया यूँ लगता है जैसे कुछ अरसे के बाद मौसूफ जब जायज़ा लेंगे तो पता चलेगा कि वो अकेले खड़े हैं। वो इस अकेले होने का गिला तो ऑलरेडी कर रहे हैं, अगर आपने वो वीडियोस देखी लेकिन साथ ये भी कहते हैं मैं अकेला ही काफ़ी। जी हाँ, वो अकेले काफ़ी हैं। वो अगर सारे मिलके काफ़ी नहीं हुए तो अकेले क्या काफ़ी होंगे, उसको आप एक तरफ छोड़ दीजिए। लेकिन बुखारी साहब ये बयान तो देने में बड़ा अच्छा पावरफुल लगता है कि मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, कोई मसला नहीं है मेरे लिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फिर अगर मैं आपसे कहूँ कि प्रेडिक्ट करें आप पीटीआई का फ्यूचर इन इलेक्शंस के अंदर, क्या उनका रोल होगा, क्या वो एज अ पार्टी जो है वो इलेक्शन लड़ भी सकेंगे या नहीं, तो क्या लगता है आपको? देखिए, पहली बात तो ये है कि एक तवक्को हो चली थी जब सुप्रीम कोर्ट ने ये मशवरा दिया था कि तहरीक इंसाफ और बाकी की जो पीडीएम की क़यादत है वो मिलके बैठ के इलेक्शन के हवाले से कोई फैसला कर ले। वो जब पंजाब और केपीके के इलेक्शन की पिटीशन उनके सामने थी, मुज़ाकरात का दौर शुरू हुआ भी था संजीदगी के साथ, आपको मालूम है। लेकिन वहाँ से फिर शाह महमूद कुरैशी साहब जो है, हतमी तौर पर यह तय हो गया था कि इलेक्शन अक्टूबर में होंगे। उनका अच्छा हमें इजाज़त दीजिए, हम ज़रा मौसूफ से जाके पूछ लें उनकी मर्जी क्या है। फिर उनकी क्या ठुकाई हुई वहाँ पर, वो तो मेरे ख्याल से यहाँ शायद बयान से बाहर है, क्योंकि वो जिस ज़बान में गुफ्तगू करते हैं वो भी मेरे ख्याल से लोगों से ढकी छुपी नहीं है। और यहाँ तक कि खुद शाह महमूद कुरैशी साहब ने सुप्रीम कोर्ट में जाके कहा कि हम मुज़ाकरात से पीछे हट रहे हैं। तो अब जो है सूरत हाल वो बहुत रेडिकली चेंज हुई है। अब तो हुकूमत उनसे मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहती। और आपने देखा होगा कि मौलाना फजल रहमान साहब ने तो आज साफ कह दिया है कि ना पीडीएम ने आपसे कभी मुज़ाकरात किए हैं, वो आपके मुज़ाकरात हुकूमत से हो रहे थे, ठीक है, और ना हम आपके साथ करेंगे, ना ही हम आपको इस काबिल अब समझते हैं कि आपसे बैठ के बात की जाए। क्योंकि जब ये सब कुछ किया जा रहा था उस वक्त तक आप कहते थे इन चोरों डाकुओं के साथ नहीं बैठूंगा। पूरे 4-5 साल का अरसा गुजर गया ना यही तकरार करते हुए, और अब आपने देख लिया कि अब सूरत हाल जो है, मेरे ख्याल से मुज़ाकरात का जो मौका था वो हाथ से निकल गया है। और अब देखना यह है कि हुकूमत क्या करना चाहती है। जो मौलाना फजल रहमान साहब का बयान है वो ये है कि जी हमारे पास 2 चॉइसेस हैं। अच्छा। या तो हम जल्दी से इलेक्शन करा के या उसके ड्यू डेट पे इलेक्शन करा के मुल्क में एक गदर और मचवा लें, और या जो हमारी तबाहशुदा मईशत है उसको प्रायोरिटी दे के पहले उसको ठीक करने की कोशिश की जाए। बात में उनकी लॉजिक है, नॉट दैट कि हम ये कह रहे हैं कि आप इसकी जो ड्यू डेट है उससे आगे ले जाए इलेक्शन की तारीख, ये हम कभी नहीं कह सकते। लेकिन जो मईशत ठीक करने की बात उन्होंने की है, ज़रा थोड़ा सा अगर हम रिकॉल कर लें कि ये मईशत ये इस नहज को पहुंची क्यों है, तो ये बयान करना बहुत ज़रूरी है कि पीटीआई के जो चीफ साहब थे उन्होंने IMF से 2 मुआहदे किए, दोनों ही मुआहदों को तोड़ा। लिहाजा जो पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी थी उसके ऊपर बहुत बड़े सवालिया निशान उठ गए। सही। उसके बाद आपने ये किया कि जाते जाते आप तेल की कीमतें भी कम कर गए, और बकौल जो माहिरीन है इकॉनमी के, इक्तिसादियात के, वो कहते हैं कि ये एक तरह से सुरंगें, बारूदी सुरंगें बचाने के मुतरादिफ था। आपको पता है कि इससे पहले बहुत दफ़ा बात हो चुकी है। तो ये एक और यानी जुल्म जाते जाते पाकिस्तान के साथ वो कर गए। अपने ज़राए से मईशत को ठीक करने के इम्कानात नहीं है। अच्छा। क्योंकि हमारे वसाइल ऐसे नहीं है कि हम 25 अरब डॉलर जो है वो इकट्ठे कर सकें ताकि हम वो कर्जाजात वापस कर सकें जो हमें अगले साल करने हैं। देयरफॉर नहीं तो बुखारी साहब, अभी जो IMF के साथ मुज़ाकरात रुके हैं उसको एक ब्रेक ही कहा जा सकता है। वो इसलिए रोके गए कि जब नई हुकूमत आएगी तो फिर वो करेगी मुज़ाकरात, तो फिर उसके लिए तो एक नई हुकूमत पाना जरूरी है। अभी साइट में नहीं है। अच्छा। अभी तो 2-3 महीने से हुकूमत के पास है। ठीक है। फिर तय होना है कि इलेक्शन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। मैंने आपको मौलाना फजल रहमान साहब का बयान मैंने जानबूझ के मेंशन किया आपको, क्योंकि हमारे पास 2 चॉइसेस हैं, हम इलेक्शन लड़ा के मजीद हंगामा खेजी करवा लें या हम मशीयत ठीक कर लें।
मईशत ठीक करने के लिए मैंने बता दिया कि हमारे पास अपने ज़राए तो नहीं है। मिफ्ता इस्माइल और इसाक डार साहब इस एक पॉइंट पे मुत्तफिक हैं। अच्छा, कि हम अपने ज़राए से मईशत ठीक नहीं कर सकते। नहीं, दो ही रास्ते मैं पूछना ये चाह रही हूँ कि मौलाना फजल रहमान साहब का तो अब चूंकि खान साहब के पास वो पावर शायद मौजूद नहीं है, तो शायद अगर आगे इलेक्शन डिले होते भी हैं मजीद तो वो वाला रिएक्शन तो नहीं, बाकी लोग मुत्तफिक हैं इससे, मुस्लिम लीग नून मुत्तफिक है, पीपल्स पार्टी मुत्तफिक है कि इलेक्शन को और डिले किया जाए, या फिर मौलाना साहब जैसा सजेस्ट कर रहे हैं? बज़ाहिर तो कोई ये नहीं कह रहा। अच्छा, ना हुकूमत ये कह रही है, ना हुकूमत से मुंसलिक दूसरे लोग ये कह रहे हैं। ये तो मैंने उनका बयान, चूंकि आज का ताज़ा बयान था इसलिए उसको मेंशन करना बहुत ज़रूरी समझा है। लेकिन हुकूमत के पास इलेक्शन को मुलतवी करने के कई ऑप्शंस मौजूद हैं। देखिए, इंटरिम गवर्नमेंट जो है ये एक्सटेंड हो सकती है 6 महीने के लिए। हुकूमत जो है वो पार्लियामेंट की मुद्दत 6 महीने बढ़ा सकती है। सही, एमरजेंसी नाफज हो सकती है। बेपना चॉइसेस हैं जो इस्तेमाल की जा सकती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी तक किसी ने ये नहीं कहा कि हम इलेक्शन ड्यू डेट्स पर नहीं कराएंगे। अच्छा, लेकिन मईशत भी इस इलेक्शन के साथ जुड़ी खड़ी है। ठीक है कि अगर मईशत इससे भी ज्यादा दगरगुं सूरत हाल में जाती है तो हम खड़े कहाँ होंगे। हमारे लिए ये जो बजट बनाना है, जिसके बारे में कहा जा रहा है, इसाक डार साहब ने भी दावा किया है कि ये अवाम दोस्त होगा, कैसे बनाएंगे हम अवाम दोस्त बजट? ये बड़े सवालिया निशान बहुत चैलेंजिंग है। और बजट मैं है इस आपको ये बार। बताऊं कि इस हुकूमत की फेट का दारोमदार इस बजट पर है। सही, अगर ये बजट लोगों के लिए और ज़्यादा तकलीफ का बायस बना तो फिर अल्लाह खैर करे। भाई साहब, रिलीफ कहाँ से दिया जाएगा? बहुत बड़ा चैलेंज है इस बार बजट देना। इस देखिए, दो ही रास्ते हैं। एक ये कि IMF से हमारा मुआहदा हो जाए, जिसके अब इस वाले प्रोग्राम के इम्कानात ख़त्म है। लिहाजा इसाक डार साहब ने भी कहा कि अब हम अगला प्रोग्राम के लिए बजट के बाद इनकी तरफ देखेंगे। ठीक है। इंटरिम गवर्नमेंट कोई मुआहदा नहीं कर सकती किसी इंटरनेशनल मालियाती अदारे से, लिहाजा इट हैज़ टू बी द गवर्नमेंट। दैट मीन्स कि अगर इस IMF से मुआहदा होना भी है तो वो कोई जल्दी में उसका कोई मंजरनामा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, उसमें भी देर लगेगी। हाउएवर ये दोनों चीज़ें अपनी जगह हैं। इलेक्शन का इनेकाद होना चाहिए, आइन का तकाजा है। मईशत ठीक होनी चाहिए। मुझे बताइए, खाली खुली इलेक्शन करा के आप क्या करेंगे अगर आपके लोग रुल जाएं, अगर आपकी इकोनॉमी जो है खुदा ना खास्ता ज़मीन बोस हो जाए, तो ऐसे इलेक्शन का फायदा बिल्कुल। इकोनॉमी के एक माहिर उस दिन टीवी पे थे और वो ये कह रहे थे कि नई हुकूमत अगर आती है तो उसका 1 साल भी चलना मुश्किल है, जो इकोनॉमी के इस वक्त हालात हैं। तो ये भी मेरे ख्याल में फैक्टर्स हैं जिनको ज़हन में रखना चाहिए। अच्छा, फिर अब मरीम नवाज साहिबा तो इंतखाबी कैंपेन का आगाज़ कर चुकी हैं, वहाँ से तो भरपूर तरीके से हमने कश्मीर में आज जलसा देखा है, तो देखिए तो तैयारी चल रही है। दो चीज़ें जो है वो उसका तज़किरा करना बहुत ज़रूरी है। एक बात तो ये है कि जो कहा जाता था, ख़ास तौर से शेख रशीद साहब, फवाद चौधरी साहब और ख़ुद वो पार्टी के सरबराह भी ये कहते थे कि इनके साथ तो 4 आदमी नहीं है, इनके साथ कौन निकलेगा, वो मिथ तो टूट गई है। इससे पहले भी मरीम ने जो जलसे किए हैं, और आज जहाँ पर यानी PTI की हुकूमत थी कश्मीर में फॉर 4 years, वहाँ भी आपने देखा कि इट वॉज ए रिस्पेक्टेबल क्राउड, बड़ा ठीक कामयाब जलसा इसको आप कह सकते हैं। हालांकि ये एक सीट के ऊपर बाई इलेक्शन है, जो तनवीर इलियास ने जो सीट छोड़ी है। सही। मरीम नवाज का लहजा आज भी तलख भी था, सख्त भी था। जो 2 बुनियादी बातें उन्होंने की हैं वो अगर आप इजाज़त देंगी तो मैं दोहरा दूंगा। एक तो उन्होंने ये कहा कि ये जमात जहाँ से आई थी वहीं वापस चली जाएगी। वो तो चली जाएगी कह रहे हैं, मैं इसमें ये इजाफा करना चाहता हूँ कि ये जा चुकी है। इसलिए कि जिस तरीके से इस पार्टी की 2018 के इलेक्शन में तश्कील पाई थी, जिस तरीके से जहाज भर भर के आए थे, याद होना चाहिए ना आपको भी, तो आप भी तो मीडिया की खातून है ना, उससे ज्यादा बरकरफ्तारी के साथ लोग छोड़ के जा रहे हैं। सही। एक दिन में 9 लोग छोड़ के जा रहे हैं। अच्छा, और साहब ये कितनी तशवीशनाक बात है कि छोड़ के तो लोग जा रहे हैं, ठीक है। उनके हवाले से ये भी कहा जा रहा था, खान साहब ने खुद कहा बहुत प्रेशर था, उनको छोड़ना पड़ा। फिर उन्होंने सोशल मीडिया के लोगों से भी कहा कि उनसे गिला ना करें, ठीक है। वहाँ तक तो बात ठीक थी कि जो अब ग्रुप बंदियाँ होना शुरू हो गई हैं, जहांगीर तरीन ग्रुप तो चले वो पहले ही नाराज थे, मुराद रास ने नया ग्रुप जो है वो बना लिया, तो ये जो ग्रुप बंदियाँ होंगी ये और कितनी खतरनाक बात है। 2-3 बातें इस हवाले से करना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये कि जो छोड़ के जा रहा है वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 9 मई का सारा मलबा जो है वो पार्टी के कायद के ऊपर डाल के जा रहा है। पार्टी के कायद से मुराद मेरी कासिम के अब्बू हैं या टैरियन के मुबैना वालिद कह लें आप इसको, दोनों सूरतों में
ये बात ठीक है। वो कह रहे हैं कि ये बाकायदा मनसूबाबंदी थी, ये बाकायदा गाइडेंस थी। ये बड़ी खौफनाक बात है, इसके ऊपर आप ज़रा गौर करें। यही वजह है कि ये बातें हो रही हैं कि पार्टी के ऊपर पाबंदी तो नहीं लगने जा रही है। आपको याद है आज भी मौलाना साहब से सवाल पूछा गया बाकायदा। फयाजुल हसन चौहान ने काफ़ी किया था कि हमें मना किया गया था इसकी मजम्मत करने से, तो वो आपको याद है ना। मैं वही कह रहा हूँ कि वो सिर्फ छोड़ के नहीं जा रहे, वो मलबा भी डाल के जा रहे हैं ऊपर साथ में। और मौलाना फजल रहमान से जब आज पूछा किसी ने कि जी पार्टी के ऊपर पाबंदी लगेगी, तो इंतहाई इंटेलिजेंट जवाब दिया। उसने कहा जी ये फैसला अदालत करेगी। अदालतों के बारे में हम आएंगे बाद में, मेरे ख्याल से सेकंड सेगमेंट में आपने शायद इसके ऊपर बात करनी है। लेकिन दो तीन बातें और बहुत ज़रूरी है करनी। एक तो ये कि शेख रशीद साहब का भी एक बयान आया है। आज तो काफ़ी बयान आए हैं ना जी, मरीम नवाज का जिक्र हो गया, मंडे था ना, जरा दिन आगाज हुआ है हफ्ते का, तो काफ़ी एक तो ये कि वो जो चट्टान की तरह खड़े थे पीटीआई के लीडर के साथ, वो चट्टान है कहाँ, कहीं नजर आई आपको? अभी छुपी हुई है, अभी तो सिर्फ पोशीदा जगह से वीडियोस रिकॉर्ड करके 2 आई हैं। वो जो कहते थे रेड लाइन है, ये बंदा जो है इसको किसी ने हाथ लगाया तो आग लग जाएगी, तूफान, मुल्क बर्बाद हो जाएगा, मुल्क उजड़ जाएगा। याद है ना आपको कि नहीं है? याद है। अच्छा, वो एक तो उनको अब खुद अपना डर है कि मेरे साथ क्या होने वाला। होनी उनके साथ भी बुरी है, ये मैं बता रहा हूँ आपको, एडवांस बता रहा हूँ। वो हाथे जिस दिन चढ़ गए उस दिन पता लगेगा कितनी बड़ी चट्टान है वो, और किस तरह वो चट्टान की तरह, क्योंकि उनके तो मेरे ख्याल में अंदर जो ताल्लुकात थे उनकी भी पोल खुल चुकी है। ताल्लुकात कोई नहीं थे। उसको जिस बुरी तरह से डिसोन किया गया, मैं बहुत हैरान था। हम पिछले कुछ 30 साल सियासत का तो मुझे पता है। उसमें शेख रशीद साहब अपने आप को तर्जुमान कहते थे GHQ का, और अक्सर वकालत ये करते थे कि मैं ब्रिज हूँ बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टीज एंड द GHQ। उसको जिस शिद्दत से डिसोन किया गया, आपको याद है DG ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कोई ताल्लुक नहीं है इनसे, ना इसमें कोई हकीकत है। उसके बाद से तो भाई और ज्यादा पैदल हो गए। लेकिन बहरहाल आई डोंट मीन एनी इल टू हिम, लेकिन उनके अपने अल्फाज, उनकी अपनी तकरीरें, उनका अपना आपे से बाहर होना जो है, वही शायद उनकी तबाही का बायस बनेगा। सही है बुखारी साहब, मेरा ख्याल है ब्रेक ले लें यहाँ पे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, यहीं से दोबारा आगाज करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक जी। कुछ बात करेंगे इंतखाबात के हवाले से, जहाँ पर अदालत ने मुल्क भर में इंतखाबात एक दिन कराने से मुतालिक केस की समाअत जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी है, और इस उम्मीद का इजहार किया है कि तमाम सियासी जमातें 1 तारीख पर मुल्क भर में इंतखाबात पर मुत्तफिक जो हैं वो हो जाएंगी, और सियासी मसाइल मुज़ाकरात और इत्तफाक़ राय से ही हल होते हैं। बड़ी पॉजिटिव सोच है, अच्छी बात है। मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट बुखारी साहब काफ़ी अरसे से जो है वो इस ख्वाहिश का इजहार भी कर रही है और उम्मीद भी कर रहे हैं कि सियासी जमातें जो हैं वो साथ बैठकर इस मसले का हल निकाल लें। मेरे ख्याल में अब तो शायद निकल ही जाना चाहिए, क्योंकि PTI जो है अब वो उस तरह से इसका हिस्सा नहीं रही, ना उनके साथ कोई मुज़ाकरात अब इस हवाले से होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अब आपको लगता है कि ये जो है ये हल निकल आएगा, या 1 तारीख पर मुत्तफिक हो जाएंगी सारी पार्टी सब? पहली बात तो ये है कि हम एक ऐसी कौम है कि हमें दूसरे का काम अपने से बेहतर आता है। अच्छा, हम अपना काम तो करें या ना करें, आए हमें या ना आए, लेकिन हम ये सोचते हैं कि दूसरे का काम जो है हम बेहतर कर सकते हैं। ये इलेक्शन वाला मामला जो है ना, ये इसके लिए इलेक्शन कमीशन तख्लीक किया गया था। एक आईनी अदारा है जिसका काम ही सिर्फ इलेक्शन कराना है। एक तो मेरी राय में सुप्रीम कोर्ट को इसके अंदर आना ही नहीं चाहिए था। सही है। लेकिन चूंकि वो बहुत ज़्यादा दर्द था PTI का भी, PTI की क़यादत का भी, बहुत सारे जजेस के दिलों में वो है, जिसके बेपनाह मज़ाहर हो चुके हैं। कोई नई बात मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। उसकी वजह से उन्होंने ज़रूर इसके अंदर यानी मुदाखलत की इस मामले के ऊपर, और जब उन्होंने देखा कि बात बहुत बढ़ गई है तो अल्टीमेटली उन्होंने दोनों तरफैन को ये मशवरा दिया कि भाई आप बैठ के बातचीत कर लें। सही। जैसा हमने पहले जिक्र किया कि मुलाकात के 2 राउंड्स हुए थे, ठीक है। दोनों राउंड्स में हतमी तारीख पर भी इत्तफाक हो गया था। तो जो PTI का वफद था उसने कहा कि अच्छा हम ज़रा इसकी वेरिफिकेशन अपने चीफ से, पार्टी चीफ से करवा लें। जब वो पार्टी चीफ के पास गए तो फिर क्या हुआ वो तो सबको पता है, इसलिए कि फिर शाह महमूद कुरैशी साहब को जाके इसी सुप्रीम कोर्ट में कहना पड़ा कि जी हम इन मुज़ाकरात से पीछे हट रहे हैं। जवाब जो भी हो, लेकिन फैक्ट ये है कि उन्होंने जाके अदालत के फोरम पर यह माना कि हम मुज़ाकरात से पीछे हट रहे हैं।
देखिए, दो बातें इसके हवाले से और जो है वो बहुत ज़रूरी है कि हम कर दें। मुज़ाकरात तो अब नहीं हो सकते, ये तो मैं आपको इन कैटेगोरिक टर्म बता रहा हूँ। पहले भी हमने बात की है। ये आप ये कह रहे हैं कि पीटीआई से नहीं हो सकते, आपस में बैठ के एक तारीख। देखिए, वो तो इलेक्शन कमीशन तय करेगा अब की तारीख क्या होनी है। दूसरी बात ये कि ये भी हम कह चुके हैं कि जो इलेक्शन ड्यू है 12 अगस्त को असेंबलियाँ ख़त्म हो जाएंगी, उससे 90 दिन में इलेक्शन कराना ना सिर्फ आईनी मजबूरी है बल्कि इखलाकी तौर पर भी हुकूमत उससे आगे जाने के लिए क्या जवाब पेश करेगी अगर जाती है। मेरे ख्याल से तो उनके पास कोई इखलाकी, सियासी, जमहूरी जवाब नहीं है। ठीक है, उनको इलेक्शन कराने चाहिए। ये कैसे पोस्टपोन करेंगे इसको, ये मैकेनिज्म मेरी समझ से बिल्कुल बालातर है। लिहाजा इलेक्शन का फैसला अब इलेक्शन कमीशन ही करेगा और हुकूमत जो है वो उसके लिए साजगार माहौल तख्लीक करेगी। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बेहतर होना चाहिए, पैसे भी होने चाहिए। आपको याद है ना, पिछली दफ़ा इलेक्शन का है के ऊपर मुलतवी हुआ था। एक तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी हमें पैसे नहीं दिए, दूसरा उन्होंने कहा जी कि सिक्योरिटी एजेंसीज ने हमें बंदे नहीं दिए, तीसरा अगर आपको याद हो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा था मेरे पास बंदे ही नहीं है आरओज के लिए और डिप्टी आरओज के लिए, याद है? तो यही जवाब अभी भी इलेक्शन कमीशन तो पेश कर ही सकता है। मेरे ख्याल से अब ये जवाब खत्म कर देने चाहिए। अच्छा। इसलिए कि इस दफा बजट में इलेक्शन के लिए पैसे रखने चाहिए, जो कि रखने पड़ेंगे। हर एक बजट में इलेक्शन के पैसे होते हैं जो इलेक्शन का साल होता है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि आपको माहौल भी पैदा करना है जहां पीसफुल इलेक्शन पीसफुल तरीके से हो, कैंपेन्स चलें और इंतखाबी जल्द से मुहिम। लेकिन दो बातें और इसके साथ करनी बहुत ज़रूरी हैं। जो अदालतों के रवैये हैं उसके ऊपर बहुत बात हो रही है। आज मैं जिम्मेदारी से एक बात आपको कहने लगा हूँ कि जिस तरह हमने देखा ना शॉपिंग मॉल्स में खवातीन तो जाती है ना, आप तो जाती रहती है ना, आपने तंग किया हुआ है मियाँ को भी अपने शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करके। मैं भी तंग हूँ अपनी बेगम से। तो अदालतों का वहाँ जब हम जाते हैं ना मॉल्स में, वहाँ लिखा होता है बाई 1 गेट 1 फ्री। अच्छा, ये बदकिस्मती की बात है कि अदालतों में भी यही हो रहा है। आप जाएं जमानत कराने के लिए, पता चला जमानत को छोड़ें जी आपके मुकदमे से ही बरी है। ये हुआ ना यास्मीन राशिद के मामले में क्या हुआ, और एक नहीं है कई मुकदमों में इस तरीके से बरी कर दिया गया है बगैर हेयरिंग के। यानी वो गए अपनी जमानत कराने के लिए, परवेज लाई के साथ क्या हुआ, और बेपना नाम मैं ले सकता हूँ। तो ये हो क्या रहा है भाई अदालतों में? क्या यही वजह तो नहीं है कि हमारी अदालतों का ये रवैया जिसकी वजह से हम आलमी पैमाना जो है नापने का, गेज करने का कि किस मुल्क में अदालतें इंसाफ कर रही हैं, वहाँ 130वें नंबर पर हैं। ये अगर सिलसिला जारी रहता तो हम 140वें पे जाएंगे, हम 150वें पे जाएंगे। मेरे ख्याल से ये लम्हा फिक्रिया है हमारी आला अदलिया के लिए कि उनको अपनी रेपुटेशन की खातिर फैसलों को इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक करने की अब ज़रूरत है। सही। अच्छा बुखारी साहब, ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जजेस के रिमार्क्स नशर करने पर पाबंदी लगा दी है, कहा गया कि सिर्फ तहरीरी हुक्म चलेगा, नाम भी जज का नहीं चलेगा, तस्वीर भी ऑन एयर नहीं होगी। ये पिछले दिनों जो हमने देखा जिस तरीके से तनकीद का निशाना बनी अदलिया, और उसके बाद फिर जो सोशल मीडिया के ऊपर जजेस के साथ भी हम चीज़ें होती देखते रहे हैं, तो ये उसकी वजह से आपको लगता है या फिर कुछ और चीज़ें? देखिए, हुआ ये है कि जब तक तो ये सियासी लोगों के बारे में लेदे होती थी टेलीविजन चैनल तक, उस वक्त तक तो किसी के पेट में दर्द नहीं थी। लेकिन जब जजों वजों की बात होने लगी है तो अब ज़रा मेरे ख्याल से उनको फौरी तौर पे फील हुआ है कि ये तो बड़ी ज़्यादती हो रही है हमारे साथ, लिहाजा उन्होंने ये पाबंदी आयद कर दी है। मुझे ये बताएं कि अगर कोर्ट के रिमार्क्स ही नहीं देने हमने केस की प्रोसीडिंग के दौरान, तो रिपोर्ट क्या होगा? कि आज जज साहब खूबसूरत लग रहे थे, आज जज साहब ने मार्क्स एंड स्पेंसर के कपड़े पहने हुए थे, या क्या रिपोर्ट करेंगे? फिर रिपोर्टर जो है कोर्ट रिपोर्टर, उसकी ट्रेनिंग काहे के लिए है? टू रिपोर्ट द प्रोसीडिंग्स। प्रोसीडिंग्स में क्या होता है? वकला के आर्गूमेंट होते हैं, जजेस के रिमार्क्स होते हैं। तो मुझे तो ये समझ में नहीं आता, लगता ये है कि जस्टिस मोसेस कियानी साहब जो है, नहीं बुखारी साहब, ये जो इस तरह की कुछ लाइट चीजें होती हैं, उनकी ख्वाहिश शायद ये थी कि उनकी अदालत तक ये पाबंदी जो है वो लगे। नहीं, मैं पूछना ये चाह रही थी आपसे कि ये जो कुछ लाइट चीजें होती हैं बीच में, जो बहुत ही कभी कभार गुड टू सी यू वाली चीजें होती हैं, ये भी रिमार्क्स के ज़ुमरे में होती, बड़ी खौफनाक होती हैं ये। मैं वही कह रही हूँ कि ये भी रिमार्क्स के ज़ुमरे में आएंगे और ये भी रिपोर्ट नहीं हो सकता, इसीलिए तो हुआ है ये। अच्छा, तो अब इस तरह की चीजें भी जो है वो रिपोर्ट आप कुछ रिपोर्ट ही नहीं, इसके मुताबिक जो पाबंदी का जिक्र वो फरमा रहे हैं, इसके मुताबिक तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ रिपोर्ट ही नहीं कर सकते। और बिल्कुल सही आपने पॉइंट आउट किया है कि जब ये गुड टू सी यू, गॉड ब्लेस यू, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज्यादा विश यू वेल, जब ये चीजें बाहर आने लगी हैं तो उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है। तो ये पाबंदी
नहीं चलेगी। मैं बता रहा हूँ आपको एडवांस, जितना मर्जी आप इसके ऊपर कदगन लगा लें। साहब अभी तो बड़े सख्त हैं, अगर खिलाफ वर्जी हुई तो टीवी चैनल का लाइसेंस मनसूख होगा। पेबना को भी लिख रहे हैं, वो ये कह रहे हैं अभी तो बहुत ज्यादा सख्ती है इसके ऊपर। अब मुझे नहीं पता कितनी देर वो अदालतें जो इस मुल्क में आजादी राय, इजहार राय के ठेकेदार हैं, समझती हैं कि वो ही सिर्फ इसको यकीनी बना सकती हैं। वो खुद आज़ादी राय पर पाबंदी लगाएंगी तो मैं जाऊंगा कोर्ट। अच्छा, आप मुझे बताएं ना, क्यों लगनी चाहिए पाबंदी जब बाकी सब कुछ तो कहने की इजाजत है। पिछली हुकूमत को यानी सियासतदानों के कपड़े उतारने, फाड़ने, गालियां देने सबकी इजाजत थी, तब तो किसी ने पाबंदी नहीं लगाई कि जनाब ये इस किस्म की बकवास बंद होनी चाहिए। तो अब ये अजीबोगरीब बात है, मेरी समझ से बिल्कुल बालातर है। मैंने पूरे अपने कैरियर में और अपनी ज़िंदगी में कभी ये नहीं सुना कि किसी जज ने अदालत के रिमार्क्स पर, अदालत की प्रोसीडिंग्स रिपोर्ट करने के ऊपर पाबंदी लगाई हो। ये लॉजिकल भी नहीं है, ये अप्रिशिएबल भी नहीं है, और ये दुनिया के नॉर्म से भी मुताबिकत नहीं रखती। मतलब दुनिया में कहीं पे भी इस तरह की कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो बुखारी साहब ये जो फिर क्या होगा, क्या इसको आगे फिर जो है वो चैलेंज किया जाएगा इस फैसले को? क्योंकि अभी तो मेरा ख्याल है अभी के लिए तो शायद टीवी चैनल्स जो हैं वो डर गए होंगे कि लाइसेंस मनसूख हो जाएगा, तो अभी तो इसके ऊपर फिर अमल हो रहा होगा, तो अभी क्या इसको किस तरह से चैलेंज किया जाएगा? देखिए, मैं आपको अर्ज करूं कि आप देखिएगा आइंदा जो प्रोसीडिंग्स होंगी उसकी चीज़ें बाहर आएंगी, उसके बगैर तो रिपोर्टिंग हो ही नहीं सकती कोर्ट्स की। और ये भी पॉसिबल हो सकता है कि जज साहब जो है वो मतलब है क्या कहते हैं, सूरत हाल का सही अंदाज़ा करते हुए मुमकिन है अपनी बात में थोड़ी सी नरमी पैदा करें। इस तरीके से कोर्ट रिपोर्टिंग नहीं हो सकती, दुनिया में कहीं भी नहीं होती। इसके पीछे बुखारी साहब मेरे ख्याल में शायद ये वजह हो सकती है क्योंकि अभी जो फैसले आ रहे थे, किस जज ने दिया है वो फैसला, उससे अंदाज़ा लगाया जाता था कि फ़ैसला क्या होगा, तो शायद इसीलिए जज का नाम लेने पे या तस्वीर दिखाने पे पाबंदी है। यही लॉजिक्स हो सकती है इसके पीछे। देखिए, गुजारिश ये है, हमने तो एज ए लॉ स्टूडेंट जब हम पढ़ रहे थे तब भी यही सुना था कि जजेस नहीं बोलते, जजेस के फैसले बोलते हैं। सही। लिहाजा पता चला फैसले खामोश हो गए हैं, सिर्फ जज बोलते हैं। हाँ, पिछले दिनों तो यही हो रहा था। ठीक है। तो अब जब देखा उन्होंने कि नहीं, इसका अब हमें नुकसान, हमें हीट पहुंचने लगी है, तो अब कहते हैं इसको बंद कर दे, इसकी पाबंदी। मैं आपको बताऊं, जो चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब थे, उन्होंने पैनल रखा हुआ था जर्नलिस्ट का, जिनसे उनकी ख्वाहिश होती थी और डिक्टेट करवाते थे उनको कि टिकर क्या चलने चाहिए। अच्छा जी, मतलब इतना कंट्रोल जी, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ आपको ये मीडिया जो है। चलें, ठीक है, एक छोटा सा यहाँ पे ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अहम मौजू है मेयर कराची के हवाले से जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के माबैन हमें खींचातानी जो है वो देख रहे हैं किस तरीके से, और ये कौन जो है वो इसमें बाजी लेकर जाएगा। बहरहाल कराची की मेयर के लिए पीपल्स पार्टी की तरफ से तो मुर्तज़ा वहाब साहब जो हैं वो उम्मीदवार होंगे, जबकि नईमुर रहमान साहब मेयर कराची के लिए जमात इस्लामी के उम्मीदवार हैं। तो देखते हैं कि कौन बाजी लेकर जाता है। छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आकर इसी पर बात करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक जी। मेयर कराची की बात होगी, जहां पर हम देख रहे हैं कि मामला काफ़ी तवील अरसे से लटका हुआ है और फैसला जो है वो होने में नहीं आ रहा। बहरहाल दो जो कैंडिडेट्स हैं उनके नाम हमारे सामने हैं। पीपल्स पार्टी की तरफ से मुर्तज़ा वहाब मेयर के कैंडिडेट हैं कराची के लिए, और जमात इस्लामी की तरफ से तो हाफिज़ नईमुर रहमान पहले दिन से ही कैंडिडेट हैं। बुखारी साहब, ये अब मेरे ख्याल में काफ़ी तूल पकड़ गया, ये मामला हल ही होने में जो है वो नहीं आ रहा। क्या लग रहा है आपको, क्या दिख रहा है, हो जाएगा मुस्तकबिल करीब में? क्योंकि जितना ये डिले होता जाएगा यकीनन कराचीइट्स के लिए तो गलत बात है, ख़राब बात है, उनके मसाइल जो हैं वो लटके रहेंगे, हल नहीं होंगे। इस ताख़ीर की दो तीन वजूहात हैं। एक तो वजह यह है कि जो इलेक्शन हुए थे उसके ऊपर जमात इस्लामी के बहुत रिजर्वेशंस थी। उनका ख्याल ये था कि जो हुकूमत है सूबाई उसने काफ़ी इन्फ्लुएंस किया उसको, इसलिए पीपल्स पार्टी इतनी सीटें जीत गई। फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन में पिटिशन भी गई और कोर्ट में भी केस गया। तो एक तो ताख़ीर की बाइस ये बात है। दूसरा ये कि जब तक हतमी नताइज नहीं आते हैं तो फिर मेयर का इंतखाब जो है उसका मामला जो है वो भी ताख़ीर से है। दो वाज़ेह कैंडिडेट हैं, कोई तीसरा कैंडिडेट नहीं है। एक नईमुर रहमान साहब हैं जैसा आपने कहा जमात इस्लामी के, और दूसरे मुर्तज़ा वहाब जो है वो पीपल्स पार्टी के कंसेंसस कैंडिडेट है। हालांकि वो इलेक्टेड आदमी नहीं है, उनको 6 महीने में दोबारा मुंतखब होना पड़ेगा कानून के मुताबिक। हैविंग सेड दैट, एक और सूरत हाल डेवलप हुई है जिसने इस मामले को और गंभीर बना दिया है, और वो है कि जिस तरीके से पीटीआई अब वो इंतशार का शिकार है, या जिस तरीके से पीटीआई को लोग छोड़ के जा रहे हैं,
वहाँ तवक्को ये की जा रही है कि कुछ पीटीआई के लोग जो हैं वो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को वोट देंगे। अच्छा। ये नईमुर रहमान साहब के लिए परेशानी की और सईद गनी के लिए बड़ी खुशी की यानी बात इससे है। पहले जो जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ में इत्तेहाद हो रहा था वहाँ पर अब थोड़ी डिस्टर्बेंस है। ठीक। तो अगर पीपल्स पार्टी की सीटें तो पहले ही ज़्यादा है, अगर उनको कुछ पीटीआई के लोग भी दे देते हैं तो वो मसला तो फिर आपके सामने है। तो बज़ाहिर ये दिखाई देता है कि पीपल्स पार्टी जो है वो कंपैरेटिवली बेहतर पोजीशन में है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर जमात इस्लामी को पूरी की पूरी पीटीआई के लोग जो हैं वो वोट दे दें तो फिर उनके भी इम्कानात हैं। तो इट्स हेड ऑन, मतलब हेड टू हेड कह लीजिए कि मुकाबला बड़ा सख्त है, कांटेदार मुकाबला है। जमात इस्लामी के मेयर होने की रवायत कराची के हवाले से बहुत मजबूत है। पहले 2 मेयर जो थे वो उन्होंने बड़ा काम किया था, आज तक उनको याद रखा जाता है। तो तवक्को यही है कि अगर इनके हिस्से में आया मेयर बनना तो ये भी कराची के लोगों के लिए काम करेंगे। कराची जो है आइडियली क्या सिचुएशन बेहतर होगी? यकीनन एक टसल तो हमें नजर आ रही है जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी के बीच में। आइडियली अगर फंड्स को ज़हन में रखा जाए, आइडियली सूरत हाल यही है कि पीपल्स पार्टी का अगर मेयर बनेगा तो फंड्स के हसूल में आसानी पैदा हो जाएगी। ना सिर्फ ये कि वो फंड्स मिलेंगे बल्कि मुमकिन है ज़्यादा फंड्स भी मिले और कराची के लोगों के मामला जात ज़्यादा आसानी से और ज़्यादा बरकरफ्तारी से हल हो जाएं। बहुत सारे मसाइल हैं, पीने के पानी का मसला है, कचरा आपको पता है कराची के केस है, ये के भी जुड़ा हुआ है। तो इसका असल बात यह है कि जो भी मेयर बने कराची के अवाम के मसाइल हल होने चाहिए। बहुत देर से लटके हुए हैं, बहुत देर से इल्तवा का शिकार हैं, लेकिन ये ऊँट अब किस करवट बैठेगा मेरे ख्याल से इसके लिए कुछ 2-3 चीज़ों का इंतज़ार है। एक तो ये कि एक आधा फैसला शायद अदालत की तरफ से आना है, तो वो फैसला भी हो जाए और एक आधा इलेक्शन जो है वो बाकी, बल्कि एक से ज़्यादा इलेक्शन बाकी हैं वो हो जाए। तो अब ये पीटीआई के लोग जो हैं वो किस तरफ जाते हैं ये भी इम्पोर्टेंट असल बैलेंसिंग वोट अब उन्होंने बनना है। सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी बुखारी साहब। प्रोग्राम का वक्त फिल हो गया जी, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी दोबारा। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।